नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है लेख शेखर शर्मा और दोस्तों हम पढ़ रहे हैं विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सीईटी के लिए हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। लेकिन जो ये क्लास है, सीईटी में ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कार्बन में से ये निश्चित क्वेश्चन ही बनेंगे। जो हम कार्बन पढ़ रहे हैं ना, वो पूरा ही पढ़ रहे हैं दोस्तों। कार्बन के बारे में क्या पढ़ रहे हैं हम? पूरा ही पढ़ रहे हैं। चाहे कोई 10th क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे कोई 12th क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे कोई बीएससी का स्टूडेंट हो दोस्तों, चाहे कोई आरएस की तैयारी कर रहा हो, चाहे कोई आईएएस की तैयारी कर रहा हो, किसी भी टाइप का कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और अगर वहां पर थोड़ा भी दिया हुआ है साइंस के सिलेबस में कि कार्बन आएगा, तो भैया कार्बन का हम पूरा पढ़ेंगे। पूरा हो सकता है वीडियो थोड़े लंबे हो जाए, क्लासेस थोड़ी ज्यादा हो जाए दोस्तों, लेकिन मेरी आदत है मैं सारा ही करवा कर जाता हूं। मैं आधा अधूरा नहीं पढ़ा सकता हूं। ठीक है, इधर आप देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में? हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हमारा होने वाला है कार्बन का पार्ट नंबर 2। क्या पढ़ेंगे? कार्बन एवं हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे भैया। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्बन एवं हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा रहेगा वो रहेगा पार्ट 1। क्या रहेगा दोस्तों? पार्ट 1 रहेगा। तो चालू करता हूं मैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा भैया कि ये कार्बन होता क्या है। यहां पर आप देखिए ध्यान पूर्वक दोस्तों। आप जैसे कक्षा होती है ना दोस्तों, कक्षा होती है, कक्षा में बच्चों का एक रजिस्टर होता है। क्या होता है? एक रजिस्टर होता है। रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में नाम के अनुसार नंबर दिए जाते हैं बच्चों को। जैसे कि भैया कैसा नंबर दिया जाता है? यहां पर आप देखिए ध्यान पूर्वक, ये रजिस्टर है, ऐसा नाम दिया होता है। जैसे मैं बोलूं कि आकाश का रोल नंबर 1, ठीक है, बबीता का 2, ठीक है, कोमल का रोल नंबर 3। ऐसे होता है ना दोस्तों। ऐसे ही वैज्ञानिकों ने भी क्या किया? वैज्ञानिकों ने क्या किया दोस्तों? वैज्ञानिकों ने क्या किया? जो तत्व होते हैं, तत्वों में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं? किसी तत्व के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके आधार पर क्या बना दिया? उसके आधार पर एक टेबल बना दी, जिसको क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे आवर्त सारणी कहते हैं। वैज्ञानिकों ने क्या देखा भैया? एक टेबल बना दी वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि हाइड्रोजन में एक परमाणु है, तो हाइड्रोजन को 1 नंबर पर रख दिया। हीलियम में, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 नंबर पर रख दिया। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 नंबर पर रख दिया। आई बात। लिथियम है दोस्तों, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन तो तीसरे नंबर पर रख दिया। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम दोस्तों, बी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है तो चौथे नंबर पर रख दिया। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5वें नंबर पर रख दिया। कार्बन में दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6ठे नंबर पर रख दिया। आई बात आपको समझ में? इसी प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7वें नंबर पे रख दिया दोस्तों। इसी प्रकार से जैसे आप देखेंगे ऑक्सीजन है तो इसे 8वें नंबर पे रख दिया। अब मैं डायरेक्ट आगे बढ़ जाता हूं। जैसे कि मैं बोलूं सोडियम है भैया, सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन तो 11वें नंबर पे रख दिया। क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन है तो 17वें नंबर पे रख दिया। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कि भैया आवर्त सारणी बना दी। और आवर्त सारणी में यह है परमाणु क्रमांक। क्या है? परमाणु क्रमांक। तो भैया कार्बन कौन है? कार्बन वो है जो आवर्त सारणी में 6ठे नंबर पर आता है। कार्बन की विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए कि जो कार्बन है दोस्तों, जो कार्बन है, क्या है? कार्बन कौन से नंबर पर है? आवर्त सारणी में 6ठे नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? 6 नंबर पर है। इसका परमाणु क्रमांक क्या है? कार्बन
का परमाणु, कार्बन का दोस्तों परमाणु क्रमांक क्या है। इसमें भैया सी लिख देता हूं शॉर्ट में। इसमें ई माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, आपको मैं बताता हूं, कोई भी जो परमाणु होता है इसमें बीच में होता है नाभिक और चारों तरफ ऐसे गोल सर्कल होते हैं जिसे कोश कहते हैं। क्या है, ये है कोश है दोस्तों। ये क्या है, कोश है, कोश। इस कोश के अंदर भी छोटे छोटे है ना कक्षक पाए जाते हैं। यहां पर केवल एक कक्षक पाया जाता है, यहां पर एक के साथ में 3 और पाए जाते हैं। ठीक है, पहले कोश में ऐसा कक्षक, दूसरे कोश में ऐसा। और दोस्तों जो तीसरे नंबर का कोश है इस तरह का होता है, इसको बोलते हैं दोस्तों 1s कक्षक। ये दोस्तों 2s कक्षक है, ये 2p कक्षक है। इसी तरह से ये 3s कक्षक है, ये 3p कक्षक है दोस्तों। और मेरे दोस्तों ये 3d कक्षक है। आ रही है बात आपको समझ में। कोश, नाभिक के चारों तरफ परमाणु में जो गोले होते हैं उसे कोश कहते हैं। और कोश में भी होते हैं छोटे छोटे कमरे जिसे कक्षक कहते हैं दोस्तों। ये कक्षक है। देखो क्लास हो सकता है थोड़ी ज्यादा हो जाए, लेकिन मैं आपको सब बताऊंगा दोस्तों। डायरेक्ट आगे नहीं कि चालू हो गया पढ़ाना, कुछ समझ में ही नहीं आएगा, आपको सब बताऊंगा मैं आपको। कोश में कक्षक होते हैं दोस्तों। आपको पता है कि जो पहले नंबर का जो कोश होता है दोस्तों, उसमें अब चलो ये बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहां तक आगे बात समझ में कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। अब भैया प्रत्येक परमाणु क्या चाहता है, भैया क्या चाहता है, प्रत्येक परमाणु क्या चाहता है कि उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए। प्रत्येक परमाणु क्या चाहता है कि उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। जबकि दोस्तों हाइड्रोजन एक अपवाद है। हाइड्रोजन क्या चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब भैया ऐसा क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन है छोटा परमाणु। यहां पर केवल एक ही कोश है भैया, एक ही कोश है इसके चारों तरफ, और एक कोश में केवल एक ही कक्षक है 1s। हाइड्रोजन में पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन रहता है। मैंने आपको बताया ना आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को 1 नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। भैया हाइड्रोजन में कोश भी एक, कोश में कक्षक भी एक, और कक्षक में इलेक्ट्रॉन भी एक है भैया। लेकिन ये क्या चाहता है कि मेरे को कहीं से भी कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मेरे कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो 2 होने के बाद में दोस्तों स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। ये जो हाइड्रोजन है जो 1H1 है दोस्तों, जो यहां पर आप देखिए जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए 1S1 हो गया दोस्तों। आई बात आपको समझ में। लेकिन जब अस्थाई है, ये क्या है, अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कि किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो कोश और कक्षकों में कैसे वितरित है, इसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अस्थाई है। इस दूसरे वाले का देखो जरा, 1s2 हो गया, ये बहुत ज्यादा स्थायी है भैया, हीलियम के समान है। किसके समान, हीलियम के समान। उत्कर्ष गैस होती है ना हीलियम, अक्रिय गैस होती है। यहां तक आ गई आपको बात समझ में। तो प्रत्येक तत्व क्या चाहता है कि मेरे बाह्यतम कोश में कितने हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। देखो अभी समझाता हूं आपको कैसे, सुनो आप ध्यान पूर्वक दोस्तों सुनो। हाइड्रोजन का 6ठा नंबर है, परमाणु क्रमांक है 6, इलेक्ट्रॉन है 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब इधर देखो, यहां पर अपन एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर दूसरा आया, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल इसके पास में दोस्तों। फिर आप देखिए ध्यानपूर्वक, 1 2, फिर आया 3, फिर आया 4, फिर आया 5, फिर आया 6, इलेक्ट्रॉन खत्म, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब दोस्तों आप ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, यहां पर इसके बाह्यतम कोश के अंदर
कितने इलेक्ट्रॉन हुए यहाँ पर केवल इसके बाह्यतम कोश के अंदर दोस्तों। बाह्यतम कोश वो होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये बाह्यतम कोश इसका नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसमें। तो दोस्तों लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस कोश में मिलेगा वही बाह्यतम कोश। अब यहां पर देखो बाह्यतम कोश में इसके केवल 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि प्रत्येक परमाणु क्या चाहता है कि मेरे बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए। प्रत्येक परमाणु चाहता है कि मेरे बाह्यतम कोश के अंदर, मेरे बाह्यतम कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए दोस्तों, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा भैया। कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है भैया। और इसीलिए अपन क्या कह सकते हैं कि इसकी संयोजकता कितनी है, इसकी जो दोस्तों संयोजकता है वो है 4। अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है उसे क्या बोल रहे हैं, इसकी संयोजकता कह रहे हैं। तो यहां तक तो आ गई आपको बात समझ में। अब आएगा मजा, आगे अपन बढ़ते हैं दोस्तों। अब अपन पढ़ते हैं सबसे पहली बात तो देखो कार्बन के बारे में तो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं दोस्तों। देखो कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, अगर आप देखिए बर्जीलियस नाम का एक साइंटिस्ट था, एक व्यक्ति था, बर्जीलियस नाम के व्यक्ति ने क्या बोला कि भैया कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जो जीवों के शरीर में बनते हैं। जैसे हमारे शरीर में क्या बनता है, प्रोटीन नहीं होता क्या, हमारे मांस में प्रोटीन है, प्रोटीन बनता है क्या, पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता, बनता है, जीवाणुओं में नहीं बनता क्या प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड बनता है दोस्तों। तो दोस्तों ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि ऐसे यौगिक जिनका निर्माण जीवों में होता है वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ये किसने कहा था, बर्जीलियस ने कहा था दोस्तों 1815 में। इन्होंने ये धारणा दी थी कि भैया कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जो केवल जीवों में बनते हैं, कोशिकाओं में ही बन सकते हैं। इसे जैव शक्ति का सिद्धांत कहा गया दोस्तों, इंग्लिश में इसे वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। बाद में लोगों ने भी क्या मान लिया, बाद में लोगों ने भी यह मान लिया कि भैया कार्बनिक यौगिकों का मतलब क्या है कि जो भी जीवों से प्राप्त होंगे अणु या यौगिक वो कार्बनिक यौगिक है। और दोस्तों जीवों के शरीर से जो पहले यौगिक प्राप्त होते थे उनको कार्बनिक यौगिक कहा जाता था। और कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन को ही दोस्तों क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्बनिक रसायन कहा जाता है। लेकिन भैया एक बंदा आया नया, लेकिन 1828 में होलर नाम के एक वैज्ञानिक ने क्या किया, सिद्ध करके बता दिया कि कार्बनिक यौगिक केवल जीवों के अंदर ही नहीं बनते हैं, इसे हम लैब में भी बना सकते हैं। और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में होलर ने क्या किया, लैब में कार्बनिक यौगिक बना डाला। तो जो दोस्तों बर्जीलियस के द्वारा दिया हुआ जो जैव शक्ति का सिद्धांत था, वाइटल फोर्स थ्योरी था, उसका इन्होंने खंडन कर दिया, उसको गलत साबित कर दिया। अब क्या किया होलर ने क्या किया दोस्तों, एक है ना बीकर लिया, बीकर एक मतलब प्रयोगशाला में गई है, यहां पर इन्होंने अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को मिलाया। इन्होंने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर इन्होंने अमोनियम सल्फेट डाल दिया थोड़ा, उस बीकर के अंदर इन्होंने थोड़ा पोटेशियम साइनेट डाल दिया। अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है दोस्तों, अमोनियम सल्फेट का NH4 ट्वाइस मतलब क्या होता है, जब भी ब्रैकेट के बाहर में केमिस्ट्री में जब भी आप किसी का अणु सूत्र पढ़ रहे हैं और ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ भी लिखा हुआ है 2 3 4 तो 2 को ट्वाइस बोलते हैं, 3 को थ्राइस बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं दोस्तों। तो ये NH4 ट्वाइस SO4 है दोस्तों अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला। पोटेशियम साइनेट का फॉर्मूला क्या है, KCNO। क्या है दोस्तों, KCNO है। दोनों को इन्होंने एक कांच का बीकर, क्या होता है दोस्तों, बीकर वो होता है जिसमें एक चोंच जैसी ऐसी बीकर निकली रहती है, उसे बीकर कहते हैं दोस्तों। ये होता है फ्लास्क, जो ऐसा दिखता है वो क्या होता है, फ्लास्क होता है। बीकर में बीक होती है, चोंच होती है पक्षी की तरह, इसलिए इसे बीकर कहते हैं। बीकर में इन्होंने अमोनियम सल्फेट ले लिया, थोड़ा बहुत पोटेशियम साइनेट ले लिया, बीकर को इन्होंने गर्म किया भैया। जब गर्म किया तो देखा बीकर में क्या बन गया, अमोनियम साइनेट बन गया दोस्तों। क्या बन गया, अमोनियम साइनेट बन गया।
NH4CNO बन गया दोस्तों, NH4CNO अमोनियम साइनाइड बन गया, साथ ही थोड़ा बहुत दोस्तों पोटेशियम सल्फेट भी बना, K2SO4 बना। अब इन्होंने क्या करा, इस अमोनियम साइनाइड को, इस NH4CNO को और ज्यादा गर्म किया, और गर्म किया तो दोस्तों यूरिया बन गया, NH2CO NH2 का निर्माण हो गया, यूरिया का निर्माण हो गया दोस्तों। और यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है, और होलर ने प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर डाला। होलर की खोज से जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हुआ तथा प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों को बनाने के प्रयत्न शुरू हुए। अब जब दूसरे लोगों को, दूसरे वैज्ञानिकों को पता चला कि भैया कार्बनिक यौगिक जीवों में ही नहीं बनते, लैब में भी बना सकते हैं, फिर तो भैया होड़ मच गई, सभी लोग टूट पड़े कार्बनिक यौगिक बनाने के लिए। भैया हजारों लाखों प्रकार के कार्बनिक यौगिक बनाए गए हैं। हम दैनिक दिनचर्या में कई कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे कि अनाज दोस्तों, जो आप गेहूं खाते हो, गेहूं चावल, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों, और कार्बोहाइड्रेट भी क्या है, एक तरह का एक कार्बनिक पदार्थ है। टेबल दोस्तों प्लास्टिक की बनी हुई होती है, कार्बनिक पदार्थ है। कुर्सी दोस्तों प्लास्टिक वगैरह की बनी हुई होती है, लकड़ी की भी होती है, लोहे की भी होती है, लेकिन जो कुर्सी है वो भी कार्बनिक पदार्थ है दोस्तों, कार्बनिक पदार्थ से बनी हुई है। पेट्रोल में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। रसोई में जो गैस होती है खाना बनाने की, उसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कागज में सेलुलोज होता है दोस्तों, सेलुलोज से बनाया जाता है, उसमें कार्बनिक पदार्थ है। प्लास्टिक अभी बताया ना, टेबल कुर्सी प्लास्टिक से बने होते हैं, सभी के सभी दोस्तों कार्बनिक पदार्थों के उदाहरण है। कपड़े हो गए, तेल हो गया, साबुन हो गया, मार्जक हो गया, पेंसिल, रबड़, यहां तक कि दोस्तों हमारा शरीर भी किससे बना हुआ है, हमारा शरीर भी कार्बनिक पदार्थों से ही बना हुआ होता है। भैया सभी पदार्थों में कार्बन तत्व पाया जाता है। अब मैं बोलूं इन लोहे के सरिये में कार्बन पाया जा रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसे भी नहीं। सभी का मतलब है कि मोस्टली बहुत सारी चीजों में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, अब इधर आप देखिए कार्बन परमाणु की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों। कार्बन परमाणु आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 6 पर पाया जाने वाला एक अद्भुत गुणों वाला तत्व है। भैया कार्बन परमाणु जो आवर्त सारणी होती है, एक टेबल है तत्वों की, 118 तत्व होते हैं इस दुनिया में। वैज्ञानिकों ने अब तक कितने तत्व खोज लिए हैं? 118 तत्व। अब आप बोलोगे तत्व क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं। जैसे मेरा हाथ में लोहे का एक माना की सरिया है, अब बताओ इस सरिये में सारे के सारे परमाणु किसके भरे हुए हैं? लोहे के परमाणु भरे हुए हैं। तो ये जो सरिया है ये एक तत्व हो गया। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को क्या बोलते हैं दोस्तों? तत्व कहते हैं। ठीक है, एक तत्व 118 तत्व है। 118 में से आप देखेंगे छठे नंबर पे कौन सा तत्व आता है दोस्तों? कार्बन आता है। अद्भुत गुणों वाला तत्व है भैया, अद्भुत गुणों वाला तत्व है। क्यों है अभी बताऊंगा आपको। देखिए आप, छोटा आकार होता है, छोटे आकार के कारण यह सिग्मा बंध के साथ पाई बंधों के द्वारा द्विबंध एवं त्रिबंध का निर्माण कर सकता है। दोस्तों यहां आप देखिए, कार्बन कार्बन के साथ में एकल बंध भी बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ में द्विबंध भी बना सकता है, और तो और मेरे प्यारे दोस्तों कार्बन कार्बन के साथ में त्रिबंध भी बना सकता है। क्या बना सकता है? त्रिबंध भी बना सकता है। जब द्विबंध या त्रिबंध बनाएगा तो द्विबंध में एक बंध होता है सिग्मा बंध। अभी आप याद कर लो दोस्तों, याद कर लो कि द्विबंध में एक बंध सिग्मा बंध होता है और दूसरा बंध होता है पाई बंध। नाम याद करने में क्या है, पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए आप ध्यान पूर्वक आप। ठीक है, यहां तक आ गई बात आपको समझ में। कार्बन परमाणु अपने विशिष्ट गुणों के कारण कई यौगिकों का निर्माण करता है, जिनकी संख्या अन्य सभी तत्वों के द्वारा बनाए गए यौगिकों की कुल संख्या की तुलना में कई गुना अधिक है। भाई इधर देखो, कार्बन अकेला 117 तत्व बाकी के अलग, जितने इनके यौगिक नहीं बनेंगे ना सबके, ये अकेला बहुत अधिक यौगिक बना देता है। क्या बना देता है? बहुत अधिक यौगिक बना देता है। भाई जितने बाकी के 117 तत्व यौगिक नहीं बना पाते हैं, उससे कई गुना ज्यादा अकेला कार्बन बना देता है। दोस्तों ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप बोलेंगे कार्बन ही क्यों बना रहा है? कार्बन इसलिए बना रहा है दोस्तों क्योंकि कार्बन का आकार छोटा है।
कार्बन में चेन बनाने का गुण पाया जाता है, कार्बन में दूसरे परमाणुओं के साथ में क्रिया करने का गुण पाया जाता है। कार्बन बहुत अच्छा है, जैसे एक बंदा होता है ना घुलनसार मिलनसार हंसी मजाक करने वाला, सब उससे दोस्ती करना चाहते हैं, तो कार्बन भी बिल्कुल वैसा है, हंसी मजाक करने वाला, सब आना चाहते हैं कार्बन के पास में। और कार्बन के पास में जब बहुत सारे परमाणु आएंगे, दूसरे अणु आएंगे, तो कार्बन की यौगिक बन जाएंगे। दोस्तों कार्बन परमाणु की विशेषताएं आप देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम। भैया बार बार वही बात आ रही है कि आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 6 पर स्थित परमाणु को कार्बन परमाणु नाम दिया गया है। इसका प्रतीक होता है C, कार्बन का प्रतीक होता है C। कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब ये क्या आ गया भैया, अरे भाई मैंने आपको बताया था कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बीच में होता है नाभिक, चारों तरफ गोल गोल कोश होते हैं, कोश में भी होते हैं छोटे छोटे कक्ष जिन्हें कक्षक कहते हैं। दोस्तों इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या है, यहां पर आप देखिए, पहले कोश में केवल एक कक्षक 1s, दूसरे में 2s और 2p, तीसरे में 3s 3p 3d। अब आप खुद देखिए ना दोस्तों, यहां पर कोश में भी कक्षक पाए जा रहे हैं और कक्षकों में पाए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं कि किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दर्शाने की जो तकनीक है, किसी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं और वो किस कक्षक में व्यवस्थित है, इसे दर्शाने की तकनीक को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो पहले नंबर का कोश था उसमें केवल एक ही कक्षक था 1s, दूसरे नंबर के कोश में दोस्तों 2 कक्षक थे, एक तो 2s और एक 2p था। 1s में मैंने आपको बताया था छठे नंबर पर है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 1s2, इसमें भी 2 आ गए थे तो 1s2 और इसमें भी 2 आ गए थे, तो दोस्तों 1s2 2s2 2p2। आप देखेंगे बाह्यतम कोश में केवल 4 इलेक्ट्रॉन है इसके, जबकि परमाणु क्या चाहता है कि मेरे बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी चाहिए इसे, तो ये दूसरे परमाणुओं से मेल जोल बढ़ाएगा, साझा करेगा, उनके इलेक्ट्रॉन को लेगा, कुछ अपने भी देगा और अपना अष्टक पूरा कर लेगा। जैसे पुराने समय में राजा महाराजा नहीं होते थे, थोड़ा भी कुछ डर लगता था तो वो दूसरे राजाओं से संधियां कर लेते थे, वैसे ये कार्बन भी दूसरे परमाणुओं से संधियां कर करके अपने 8 पूरे कर लेता है। भैया मैं आपको एक मजेदार बात और बताना चाहता हूं, साझे के बारे में बताना चाहता हूं। देखो आप सुनो दोस्तों सुनो, यहां पर आप देखिए, यहां पर एक कार्बन है, ठीक है, सुनो, माना कि इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक को मैं इधर अलग कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए दूसरा कार्बन है, इसके भी बाह्यतम कोश में माना कि 4 इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों समझ लो, अभी समझ लोगे तो हमेशा काम देगा। देखो दोस्तों, अब मेरी बात सुनना, अब आप बोलोगे सर इससे क्या फायदा हुआ, ये फायदा हुआ। अब देखो इस कार्बन ने क्या किया, अपने 3 इलेक्ट्रॉन सामने रख दिए, दूसरा कार्बन आया उसने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन सामने रख दिए। अब आप क्या बोल रहे हैं, ये पहला वाला जो कार्बन है, ये वाला पहला वाला, ये क्या बोल रहा है दूसरे कार्बन को कि भाई साहब ये जो मेरे 3 कार्बन है ना, ये समझो आपके हुए, ये आज से क्या हुए, आपके हुए। और फिर सामने वाला कार्बन भी क्या बोल रहा है, चलो ठीक है भाई साहब, जो आज से जो ये मेरे 3 कार्बन है ये भी आपके हुए। तो भाई इधर देखो आप ध्यान पूर्वक, यहां पर इस पहले वाले कार्बन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले कार्बन को केवल उधार दिए हैं, हमेशा के लिए नहीं दिए, साझा कर रहा है। या पहला वाला कार्बन क्या बोल रहा है दूसरे वाले कार्बन को कि देख मैं भी 3 रख देता हूं यहां पर, तू भी 3 रख दे, अपन दोनों मिलकर है ना एक साझा कर लेते हैं। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा कि तेरे 3 और मेरे 3 मिलाकर मेरे पास भी 6 हो जाएंगे, और तेरे 3 और मेरे 3 मिलाकर तेरे पास भी 6 हो जाएंगे। आई बात आपको समझ में, मालिक अपन दोनों हो जाएंगे उन 6 इलेक्ट्रॉन के, और तेरे पास भी 6 हो जाएंगे, मेरे पास भी। दोस्तों माना, अब सुनो मेरी बात सुनो, जैसे मेरे पास 10 रुपए हैं और माना कि आपके पास भी 10 रुपए हैं। अब अपन चाहते हैं हमारे पास 20 रुपए हो जाए, तो हम क्या करेंगे, मैं आपसे हाथ मिला लूंगा कि आओ मेरे दोस्तों बैठो, 10 रुपए आप निकालो, 10 रुपए मैं निकालूंगा, अपन फ्रेंड बन जाएंगे और
जो 10 रुपए मेरा है वो आपको दे दूंगा, जो आपका मतलब कुल मिलाकर अब अपन दोनों के पास टोटल कितने रुपए हो गए? 20 रुपए हो गए दोस्तों। साझा करने के बाद में हमारे पैसे जहां जहां आपके पास 10 थे मेरे पास 10 थे, वहीं साझा होने के बाद हम दोनों के पास 10-10 नहीं रहे, हम दोनों के पास 20 रुपए हो चुके हैं दोस्तों। आई बात आपको समझ में? और हम दोनों मिल बांट के 20 रुपए की चाय पी लेंगे बाद में। इधर देखो दोस्तों, अब यहां पर आप देखिए ध्यानपूर्वक, यहां पर देखिए इससे क्या फायदा हुआ साझे से? ऑटोमेटिक इस कार्बन के 7 हो गए, और जो दूसरा वाला कार्बन है उसके भी क्या हो गए? 7। अब आप बोलेंगे अभी भी सर अष्टक तो पूरा हुआ ही नहीं। अरे कैसे नहीं हुआ? एक हाइड्रोजन आएगा और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के बीच में साझा हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर भी एक हाइड्रोजन आएगा और इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के बीच में साझा हो जाएगा। तो आप देखेंगे बन गया सी ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया दोस्तों। सभी की संयोजकता पूरी हो चुकी है, इसका अष्टक भी पूरा हो चुका है। देखिए आप, कार्बन की संयोजकता 4 होती है एवं यह अपनी चारों संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए निम्नानुसार संयोग करके अणु बना सकता है। दरअसल ये आप देखते हैं कि भैया आपने देखा होगा CO होता है, CO2 होता है, आई बात आपको समझ, CH3COOH होता है। ये कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इनके साथ में जुड़ क्यों रहा है? क्या मिल रहा है इस कार्बन को यहां पर जुड़कर? हर अणु में कार्बन जुड़ा हुआ है, क्या मिल रहा है इसे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं दूसरे से, जिससे इसका क्या हो जाए? अष्टक पूरा हो जाए दोस्तों। यहां पर आप देखिए, मैंने बताया था कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितना है? हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया भाई? इसका शॉर्ट में लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया? 1s1 हो गया। इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए क्योंकि ये अपना द्विक पूरा करना चाहता है, अष्टक नहीं, क्योंकि ये छोटा परमाणु है, 8 नहीं रख सकता ये। जबकि हाइड्रोजन क्या चाहता है? मेरे बाह्यतम कोश में कितने हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब आप खुद देखिए दोस्तों, यहां पर माना कि इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, 1 2 3 और ये 4। आई बात आपको समझ में? अब ये क्या कर सकता है? ये कार्बन अगर चाहे तो 4 एकल संयोजी परमाणुओं से क्रिया करके या जुड़कर मेथेन बना सकता है। देखो, एकल संयोजी परमाणु वो होता है जिसको केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन को केवल एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए और बेचारे इसके पास है भी टोटल 1। ये आ गया अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके, कार्बन को बोल रहा है लो भाई साहब मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन लिया। या दूसरा हाइड्रोजन भी आ गया कि मैं अपना 1 कार्बन और लिया है, मतलब मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन और लिया। ये तीसरा हाइड्रोजन और आ गया, तीसरा और आ गया। अब आप देखो, इस हाइड्रोजन का भी द्विक पूरा, इसका भी द्विक पूरा, इसका भी द्विक पूरा और इसका भी द्विक पूरा। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे कि जो कार्बन है इसका क्या फायदा हुआ? इसका भी तो अष्टक पूरा हो गया। तो एक कार्बन में 4 बंध हो सकते हैं, 4 डंडियां होती है, या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये 4 हाइड्रोजन से जुड़कर CH4 बना लेता है दोस्तों, जिसको क्या बोलते हैं? मेथेन कहते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों जो क्लोरीन है, क्लोरीन दोस्तों जो क्लोरीन होता है ये आता है 17वें नंबर पर। इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? देखो, अब आप देखो, 1s2 2s2, आई बात आपको समझ में? 1s2 2s2 2p6, आई बात आपको समझ में? और क्या हो जाएगा दोस्तों? 3s2 और क्या हो जाएगा यहां पर? 3p। कितने हो गए देखो आप गिनो यहां पर दोस्तों, यहां पर हो गए 10, अभी भी 5 है, 3p5 हो गया दोस्तों। कितना हो गया? 3p5 हो गया। अब पता है पहले कोश में केवल क्लोरीन के पहले कोश में केवल 1s कक्षक है, दूसरे कोश में ये 2 कक्षक आ रहे हैं 2s और 2p। जो इस क्लोरीन का बाह्यतम कोश है उसमें दोस्तों ये आ रहे हैं 3s 3p एंड 3d। लेकिन 3d तो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गए ना। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए ध्यानपूर्वक कि ये 3s और 3p इसके बाह्यतम कोश में केवल 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। अभी भी इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए। तो कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा। कार्बन
तो 4 क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगी और 4 क्लोरीन एक कार्बन के साथ जुड़ जाएगी। भैया क्लोरीन एकल संयोजी परमाणु है, कार्बन चतुर संयोजी परमाणु है। अब एक बात और बताता हूं, माना कि ये 5 संयोजी है और ये एक संयोजी परमाणु है। माना कि ये परमाणु क्या है जिसमें घड़ी बंध रही है, जिस परमाणु में घड़ी बंध रही है वो माना कि 5 संयोजी है, और जिस परमाणु में ये पेन है माना कि वो एक संयोजी है। अब बताओ कि कितने कितने परमाणु जुड़ सकते हैं दोनों के। एक बात समझना, 5 संयोजी इस परमाणु से ऐसे 5 परमाणु जुड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी संयोजकता केवल एक एक है। क्या है? केवल एक एक है दोस्तों। आई बात आपको समझ में? यहां फिर अब आप सुनिए दोस्तों, यहां पर आप देखिए, जैसे मैं बोलूं क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने हैं? 1 2 3 4। इसी प्रकार से दोस्तों आप देखिए क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है। इस दूसरे अब मेरी बात सुनना, अब आएगा आपको मजा। देखिए आप यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया इस क्लोरीन और कार्बन के बीच में। क्लोरीन का अष्टक देखिए अपने आप पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। लेकिन क्या दोस्तों यहां पर इस कार्बन का अष्टक पूरा हुआ क्या? केवल अगर एक कार्बन एक क्लोरीन से जुड़े तो क्या अष्टक पूरा हुआ क्या? नहीं। देखो 1 2 3 4 5, अभी भी बापड़े कार्बन के बाह्यतम कोश में 5 ही हुए हैं। तो अब क्या होगा? ये आगे 3 क्लोरीन और 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 ये 7। देखो सभी क्लोरीन का अष्टक पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया। और तो और दोस्तों कार्बन का भी अपने आप अष्टक क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपन आगे। इसी प्रकार से दोस्तों 2 एकल संयोजी एवं एक द्विक संयोजी परमाणु से भी कार्बन जुड़ सकता है, जिसे फॉर्मेल्डिहाइड में। दोस्तों यहां पर आप देखिए, मैं इसको बनाता हूं। यहां पर देखो कार्बन है, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक मैं प्लस से ही मतलब क्रॉस से बनाऊंगा तो ज्यादा सही रहेगा। याद देखिए 1 2 3 4, कोई दिक्कत है क्या? यहां पर नहीं है। ऑक्सीजन भैया 8वें नंबर पर आता है। ऑक्सीजन क्या आता है? 8 नंबर पर आता है, 8 नंबर पर आता है। तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 1s2 2s2, ठीक है, और 2p4 हो गया भाई यहां पर। तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, क्योंकि 6 तो इसके बाह्यतम कोश में पहले से ही है। तो भैया यहां पर आप देखिए 6 इलेक्ट्रॉन बना देता हूं इसके बाह्यतम कोश में। इधर देखिए आप ध्यानपूर्वक, ठीक है। यहां पर आप देखो दोस्तों, यहां पर देखो इसके बाह्यतम कोश में आप देखिए 1 2 3 4 5 और ये आ गया यहां पर 6 आ गया दोस्तों। अब आप देखिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, तो यहां पर डबल बॉन्ड बन गया। जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है 2 परमाणुओं के बीच में, तो 2 परमाणुओं के बीच में एकल बंध आता है, एकल बंध आता है। और जब 2 परमाणुओं के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो वहां पर आता है डबल बंध। और जब 3 इलेक्ट्रॉन का साझा आता है तो वहां पर आता है ट्रिपल बंध बनता है दोस्तों। यहां पर आप देखिए, यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ तो बन चुका है, ये वाली बात समझ आ गई। लेकिन क्या यहां पर क्या इस बेचारे कार्बन का अष्टक पूरा हुआ क्या? कार्बन का अष्टक तो अभी भी देखो 1 2 3 4 5 6 ही हुए बेचारे के। तो इसको अभी कितने परमाणुओं की आवश्यकता है? या तो एक द्विसंयोजी क्या आ जाए यहां पर, या तो यहां पर एक ऑक्सीजन और आ जाए इधर की तरफ। आई बात आपको समझ में? तो इससे इसका CO2 बन जाएगी, अष्टक भी पूरा हो जाएगा सबका। या फिर आ जाए यहां पर 2 हाइड्रोजन आ जाए, एक इधर आ जाए, एक इधर आ जाए, अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर। तो देखो इनका तो द्विक पूरा हो गया, और बेचारी जो कार्बन है उसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका अष्टक पूरा हो गया दोस्तों। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है दोस्तों, ये किसका सूत्र है? ये फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है दोस्तों। तो आई होप यहां तक आ गई आपको बात समझ में। इसी प्रकार से दोस्तों कार्बन एक एकल संयोजी
वह एक त्रिसंयोजी परमाणु से भी जुड़ सकता है। मतलब कार्बन चाहे तो ऐसे परमाणु के साथ में जुड़ सकता है, एक तो जिसको केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और दूसरी तरफ वो ऐसे कार्बन से जुड़ सकता है जिसको एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। भैया जो नाइट्रोजन है, कार्बन नाइट्रोजन का तो इतिहास पता चल चुका है, ये आवर्त सारणी में पहले नंबर पर, ये छठे नंबर पर। नाइट्रोजन क्या है भूल जाओ, याद कर लेना। देखो ऐसे एन लिखते हैं ना दोस्तों, एन। अब बताओ यह 7 जैसा लग रहा है नहीं लग रहा है? एन 7 जैसा लग रहा है नहीं लग रहा है? 7वें नंबर पर आता है नाइट्रोजन। कौन से नंबर पर आता है? 7वें नंबर पर। ये नाइट्रोजन है, 7वें नंबर पर है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों। और यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 1s2 2s2 और यहां पर आ जाएगा 2p3 आ जाएगा। तो भैया पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, बाह्यतम कोश या जो दूसरा कोश, इसका दूसरा कोश ही इसका बाह्यतम कोश है, ठीक है ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तो और नए कोश नहीं बनेंगे, ठीक है? कोश का भी अस्तित्व जब तक है जब तक उसमें इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं तो कोश भी नहीं, ठीक है? तो 2s और 2p 5 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। यहां पर बाह्यतम कोश में अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए नाइट्रोजन को? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए भैया। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक के लिए? अष्टक के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए नाइट्रोजन को। तो भैया संयोजकता कितनी होगी इसकी? संयोजकता हो गई यहां पर 3 हो गई भैया। अब मैं जरा इस डायग्राम को यहां पर बना देता हूं शॉर्ट के अंदर, ठीक है? यहां बना देता हूं, देखो आप सुनो। कार्बन है, ठीक है? कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 हो गए। आई बात आपको समझ में? कितने हो गए? 1 2 3 हो गए। 1 2 3 हो गए। इसी प्रकार से दोस्तों नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश के अंदर है यहां पर 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। आई बात आपको समझ में? अब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ तो अपने आप नाइट्रोजन का अष्टक क्या हो गया? पूरा हो गया। 6 हो गए यहां पर, 2 7 8 हो गए। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों कार्बन का तो अष्टक अभी भी पूरा नहीं हुआ है। साझे के बाद भी केवल कितने हुए हैं? 6 7 ही हुए हैं। तो यहां पर कौन आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा एक हाइड्रोजन। दूसरी तरफ यह हाइड्रोजन से भी एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। तो यहां पर हाइड्रोजन का द्विक पूरा हो गया और कार्बन का अपने आप 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टक पूरा हो चुका है। और भैया क्या बन गया? ये बन गया HC ट्रिपल बॉन्ड N, हाइड्रोजन साइनाइड बन गया दोस्तों। इसी प्रकार से ये 2 द्विसंयोजी परमाणुओं जैसे कि CO2 के रूप में भी पाया जाता है भैया। यहां पर देखो कार्बन ठेका नहीं ले रखा है यहां पर कि इधर नाइट्रोजन आएगी इधर हाइड्रोजन ही आएगी। दोनों तरफ चाहे तो 2 ऑक्सीजन भी आ सकती है। देख लो आप, बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, ठीक है दोस्तों? ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में देखिए दोस्तों, बाह्यतम कोश में इसके इलेक्ट्रॉन हैं 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। आई बात आपको समझ में? अब आप देखिए ऑक्सीजन का बताओ अष्टक पूरा हो गया नहीं हो गया? हो गया। ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों आप देखिए यहां पर कार्बन का अष्टक पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ। ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन की आवश्यकता तो पूरी हो चुकी है लेकिन बेचारा ये कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ में 2 बंध बनाकर 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके भी इसको कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये क्या करेगा? दूसरी तरफ से एक ऑक्सीजन से और बंध बना लेगा दोस्तों। तो यहां पर कौन आ गई? यहां पर आ गई दोस्तों, यहां पर आ गई एक और ऑक्सीजन। और इसके बाह्यतम कोश में आप देखिए, देखिए 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों? और यहां पर आप देखिए 5 6। इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो चुका है। और जरा ध्यान से देखिए इस कार्बन का भी अष्टक क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। इस ऑक्सीजन के देख लो 1 2 3 4 5 6, इसके भी देख लो 1 2 3 4 5 6
7 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए थे, वो मैंने गिने 6 जल्दबाजी में, 8 थे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन की भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्बन की संयोजकता क्या है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया 4 है, 4 इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या करेगा ये, साझा वगैरह ये करेगा दोस्तों। अब आप देखिए कार्बन की ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है, जिसमें चारों कोनों पर 4 संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के चारों कोनों की तरफ निर्देशित रहती है। कार्बन परमाणु समचतुष्फलक के केंद्र में स्थित होता है। प्रत्येक संयोजकता के मध्य में बंध कोण 109 डिग्री 28 डैश का होता है दोस्तों। क्या होता है, 109 डिग्री 28 डैश का होता है। ये वाली बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है दोस्तों। यहां पर आप देखिए, यहां पर इस डायग्राम के अंदर आप देखिए क्या बताया गया है यहां पर कि कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं चतुष्फलक के रूप में व्यवस्थित रहती है। कैसे, जैसे कार्बन है, इसकी है जो चारों संयोजकता है 1 2 3 4, ठीक है। कार्बन परमाणु रहेगा सेंटर में। अगर इसकी चारों संयोजकताओं के कोनों को मिला दिया जाए तो एक चतुष्फलकीय संरचना बन जाती है, जिसे समचतुष्फलक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, जिसे समचतुष्फलक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, समचतुष्फलक कहते हैं। एक सेकेंड मिटा के वापस लिख देता हूं, समचतुष्फलक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसे, समचतुष्फलक कहते हैं दोस्तों। और यहां पर दो बंधों के मध्य का कोण कितना होता है समचतुष्फलक के अंदर, इसके मध्य का कोण होता है दोस्तों 109 डिग्री 28 डैश होता है दोस्तों। ये वाली बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने यहां तक पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर लेके आऊंगा आगे, थोड़ा बहुत कार्बन के बारे में बचा होगा तो हम पढ़ लेंगे। फिर हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में दोस्तों। इसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बन और हाइड्रोकार्बन के बारे में देखेंगे। तो आप सभी अपना ख्याल रखना दोस्तों। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।